कहते हैं ऊंचाई पर पहुंचना आसान हो सकता है, लेकिन उस ऊंचाई को संभाल कर रखना सबसे मुश्किल काम होता है। नेपाल की राजनीति में कुछ ऐसा ही बालिन शाह के साथ होता दिख रहा है। जिस जेएनजी रेवोल्यूशन ने नेपाल की पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया था, उसी जेएनजी की उम्मीदों पर सवार होकर बालिन शाह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिस जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया था, वही जनता अब उनसे सवाल पूछ रही है। सिर्फ 150 दिन और बालिन शाह की सरकार के सामने एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होती चली गईं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस बालिन शाह को नेपाल का नया चेहरा माना जा रहा था, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी जल्दी डाउन होने लगी? चलिए कहानी शुरू करते हैं अप्रैल से। अप्रैल में बालिन सरकार ने भारत से नेपाल आने वाले सामान को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए। अब बड़ी संख्या में नेपाली लोग शॉपिंग के लिए भारत आते हैं, लेकिन तय सीमा से ज्यादा सामान लाने पर टैक्स का रूल लागू हुआ तो लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ा और फिर शुरू हुआ विरोध। आखिरकार सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, यानी सरकार बनने के कुछ ही दिनों में पहला बड़ा झटका। लेकिन असली विवाद अभी बाकी था। मई के आखिर में भारत नेपाल बॉर्डर इश्यू ने बालिन शाह को घेर लिया। संसद में अपने पहले बड़े संबोधन के दौरान बालिन शाह ने काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे डिस्प्यूटेड एरियाज पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल ने एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा किया है और इस विवाद को सुलझाने के लिए हिस्टोरियंस, सर्वे एक्सपर्ट्स और यहां तक कि यूके की मदद ली जा सकती है। बस यहीं से मामला और उलझ गया। भारत ने थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को खारिज किया। वहीं नेपाल में भी बालिन पर सवाल उठने लगे, यानी जिस बयान से उन्हें मजबूत डिप्लोमेटिक स्टैंड दिखाना था, वही बयान उनके लिए पॉलिटिकल हेडेक बन गया। और फिर आया जून। बालिन शाह की अपनी पार्टी आरएसपी के चेयरमैन रब्बी लामिछा ने भारत पहुंचे और वहां उन्हें मिला शानदार वेलकम। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि बालिन शाह को ऐसा निमंत्रण नहीं मिला था। रब्बी लामिछाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर और बीजेपी लीडरशिप से मुलाकात हुई। वेलकम ऐसा कि चर्चा सिर्फ नेपाल में नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी होने लगी। अब सवाल उठने लगा, क्या बालिन शाह और उनकी अपनी पार्टी के बीच दूरी बढ़ रही है? क्योंकि बालिन ना तो पार्टी एक्टिविटीज में ज्यादा नजर आ रहे थे और ना ही संसद में। और आंकड़े भी कहानी को और इंटरेस्टिंग बना रहे थे। मार्च में पीएम बनने के बाद से वह 39 बैठकों में सिर्फ 5 बार संसद पहुंचे। मामला इतना बढ़ा कि 19 अगस्त को स्पीकर डीपी अरियाल को उन्हें 26 अगस्त के क्वेश्चन आंसर सेशन में सदन में आने का आदेश देना पड़ा। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट जुलाई में आया। काठमांडू में राइड शेयर ड्राइवर गणेश नेपाली की मौत के बाद जेएनजी का दबा गुस्सा फिर सड़कों पर दिखने लगा। मैतीघर प्रोटेस्ट का बड़ा सेंटर बना। युवाओं का सवाल था, जिस बदलाव का सपना दिखाकर बालिन शाह सत्ता में आए, वो बदलाव आखिर कहां है? सरकार पर आम जनता से दूरी, नगर निगम की सख्ती और वर्कर्स की समस्याओं को लेकर भी नाराजगी बढ़ी। इसके बाद सुनसारी और सिराहा में हिंदू मुस्लिम क्लैश ने हालात और बिगाड़ दिए। 3 लोगों की मौत हुई और कई इलाकों में कर्फ्यू लगा। बालिन शाह ने नेशनल यूनिटी और निष्पक्ष जांच की अपील की, लेकिन सवाल अब बड़ा हो चुका था। क्या बालिन शाह खुद उसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जिसे बदलने का वादा करके सत्ता में आए थे? इंडिया से जुड़े फैसलों से लेकर बॉर्डर कंट्रोवर्सी, अपनी पार्टी से दूरी और पार्लियामेंट से गैर हाजिरी तक सिर्फ 150 दिनों में कहानी हीरो से सवालों के घेरे में खड़े पीएम तक पहुंच गई। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बालिन शाह जेएनजी का भरोसा वापस जीत पाएंगे या नेपाल की जेएनजी रेवोल्यूशन का अगला चैप्टर उनके खिलाफ लिखा जाएगा? क्योंकि सत्ता में असली परीक्षा चुनाव जीतने की नहीं, जनता का भरोसा बनाए रखने की होती है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।